हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को डिस्कस करूंगा। तो रिलेशन की टोटल 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नॉन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये एक सही क्रम है जिस क्रम में आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी देखेंगे कि पिछली चीज़ आगे वाली चीज़ में यूज भी होती है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो चूँकि ये प्रॉपर्टी किसी रिलेशन में होती हैं, तो एक रिलेशन आपको सपोज करना पड़ेगा। लेट एक रिलेशन कैपिटल आर है और किसी रिलेशन किसी सेट पे होता है, तो मान लीजिए सेट ए पे है। तो एक ही सेट लिया गया है, इसका मतलब है कि सेट ए का रिलेशन सेट ए में ही है, दूसरा सेट नहीं लिया गया, तो सेम सेट का सेम सेट में ही रिलेशन है। और ये भी सपोज किया गया है कि सेट ए में n एलिमेंट हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कब होती है रिलेशन के अंदर? जब सभी ए के लिए, जो कैपिटल ए के अंदर है, यहाँ फॉर ऑल लिखा गया, फॉर ऑल मतलब सभी ए के लिए, ए कामा ए हमारे रिलेशन के अंदर हो। तो जैसे सपोज डैट अगर मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये हो गया कि 1 1 2 2 3 3 हमारे रिलेशन के अंदर ये तीनों रहना जरूरी है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करेगा। 1 1 2 2 3 3 मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए रिलेशन के अंदर रहना। अब इसके साथ में कोई और भी ऑर्डर्ड पेयर आए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वैरायटी होती है, मतलब चेंज होता है। ये अलग तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, ये दूसरे तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर आप रखेंगे तो अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, लेकिन ये है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। अब जैसे आप 1 2 3 अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस ए करें, ए का ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो ये सबको पता है कि टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। लेकिन जिसमें से 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे रिलेशन के अंदर मस्ट है, रहना ही चाहिए। अब इसके साथ में बाकी जो 6 बच रहे हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे इन 1 1 2 2 3 3 के साथ। तो बस ये होगा कि अलग अलग तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला रिलेशन बनेगा, लेकिन वो रहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि कितने आप अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं अगर सेट ए में n एलिमेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ए के अंदर अगर स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो कन्फर्म है कि ए क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, यानी कि n स्क्वायर ऑर्डर पेयर होंगे। अब आप ये देखिए कि इस n स्क्वायर में किस किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। स्मॉल n ऑर्डर्ड पेयर आपका आएगा जिसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, जिसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कैपिटल ए में A1 A2 A3 सो ऑन an एलिमेंट है, कैपिटल ए में अगर n एलिमेंट आप ले रहे हैं तो मान लीजिए A1 है, A2 है एंड सो ऑन, आपका इसी तरीके से an तक एलिमेंट है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिनके दोनों पार्ट इक्वल हों? A1 A1 बनेगा, A2 A2 बनेगा और AN AN बनेगा, सो ऑन मतलब। तो आप ये देख रहे हैं टोटल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की संख्या जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, उनकी संख्या n हो जाएगी। और टोटल ऑर्डर्ड पेयर कुल कितने हैं? n स्क्वायर है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं हैं, मतलब अलग अलग हैं? वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो ये दो डेटा आपको मिला, एक वो जिसमें दोनों पार्ट अलग अलग हैं और एक ये डेटा मिला जिसमें दोनों पार्ट सेम हैं। अब आप ये देखिए कि हम इन्हीं दो डेटा पे
हमारा सारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन होगा। तो जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं उनकी संख्या हमारे पास n है, और जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं हैं, मैं इसी नाते अलग अलग एलिमेंट लिख रहा हूँ, उनकी संख्या है n स्क्वायर माइनस 1। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या शर्त है कि ये जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, जो n ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये हमारे रिलेशन के अंदर रहना कंपलसरी है। जब तक वो पूरे एक साथ नहीं आएंगे तब तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो हमें इस पूरे मतलब जो ग्रुप है जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, उनके लिए केवल एक ही चॉइस है कि हमें उनको इंक्लूड करना है। अब रही बात ए बी जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर n स्क्वायर माइनस n है। इसमें से सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारे पास दो दो चॉइस होंगे, अगर हम उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर को रखें या ना रखें। इससे होगा क्या? इससे केवल यही होगा कि हमें अलग अलग वैरायटी के रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हैं n स्क्वायर माइनस n। हर ऑर्डर पेयर के लिए आपके पास दो दो चॉइस है। दो चॉइस मतलब इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। तो ये जो सब इवेंट्स बन रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं, इस नाते इनमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। तो ये टोटल आ जाएगा 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। ये तो हो गया n स्क्वायर माइनस n। कौन से ऑर्डर पेयर हो गए? 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, जो आपके जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। और एक चॉइस यहाँ पे है, ये भी दोनों, ये जो है और ये जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इस नाते इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो किसी सेट पे बन सकते हैं n एलिमेंट वाले सेट में, वो 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n होगा। इस चीज़ को हम और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? ये रिफ्लेक्सिव का जस्ट अपोजिट होता है। जो चीज़ यहाँ मैंडेटरीली हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वही चीज़ ये प्रोहिबिटेड होती है। मतलब ए जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तभी रिलेशन इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और प्रूव करेंगे तो इसकी भी संख्या 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n आएगी, क्योंकि ये जो ए वाले थे जिनकी संख्या स्मॉल n है, वो पहले वाले रिफ्लेक्सिव के केस में क्या था कि सारे ए टाइप के ऑर्डर पेयर रखने हैं। अभी क्या है? सारे को एक्सक्लूड करना है। तो स्टिल वी हैव सिंगल चॉइस, दैट इज वी हैव टू एक्सक्लूड। और जो आपके जिनके दोनों कंपोनेंट या दोनों पार्ट अलग अलग थे, उनके लिए वही कहानी है कि हमें हर एक के लिए हमारे पास दो दो चॉइस है। और ऐसे कितने पैकेट हैं? n स्क्वायर माइनस n, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दो दो चॉइस चाहे इंक्लूड करेंगे चाहे एक्सक्लूड करेंगे, उससे केवल हमारा फ्लेवर चेंज होता है, मतलब अलग अलग तरीके के इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो अगेन वी गेट 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। और इस तरह के लिए हमारे पास सिंगल चॉइस है जो ये वाला है। तो टोटल हो जाएगा आपका 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n अगेन हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है कैलकुलेशन में, जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप या इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक में क्या था कि इस वाले जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं उनको रखना है, और दूसरे में क्या है? नहीं रखना है। और जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, उनके लिए दोनों रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव के केस में सेम है। तो इस नाते दोनों में सेम नंबर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक स्पेशल रिलेशन है। अगर मान लीजिए कि हमारा रिलेशन एम्प्टी है, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या वो इररिफ्लेक्सिव हो सकता है? तो रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन जो होता है नॉन एम्प्टी सेट पे होता है। कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर जरूर होगा, भले एक ही एलिमेंट हो। तो एक ऑर्डर अगर एक भी एलिमेंट है हमारे सेट के अंदर, मान लीजिए स्मॉल ए है, तो मैंडेटरली जो है ए कामा ए हमारे जो ऑर्डर पेयर है ए कामा ए रिफ्लेक्सिव होने के लिए आना मस्ट है। तो कोई ना कोई ऑर्डर पेयर जरूर रिफ्लेक्सिव के अंदर आता है। लेकिन इररिफ्लेक्सिव की जहाँ तक कहानी है,
इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन क्या कहता है कि मना करता है, वो ये नहीं कहता रहना चाहिए, वो कहता है नहीं रहना चाहिए। तो नहीं रहने की बात करता है, कुछ रहने की बात नहीं करता, नहीं रहने की वो बात करता है। तो अगर कुछ भी नहीं हमारे रिलेशन के अंदर है तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि वो केवल ये कहता है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं वो नहीं रहना चाहिए। बाकी जिसके दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, रहे या ना रहे, ऐसा कुछ शर्त नहीं गिनाया जा रहा है। वो रहने या ना रहने से केवल डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वैरायटी के रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं। तो इस वजह से इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, अगर एम्प्टी है तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन अनडाउटली, मतलब किसी कोई संदेह नहीं, वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला रिलेशन होता है। जब कभी किसी चीज़ के रहने की मैंडेटरी बात करता है तो अलग सिचुएशन होती है, और नहीं रहने की बात करता है तो अलग सिचुएशन होती है। और हमारा रिलेशन एकदम एम्प्टी है, तो नहीं रहने की बात किया है, कुछ है ही नहीं, तो हमें किसको चेक करना है, किसी चेक ही नहीं करना है। अब चलते हैं तीसरे पे। अब तीसरे में देखिए क्या कहता है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। वो कह रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। यही इसीलिए मैं कहा हूँ कि इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर आप याद रखिए। इररिफ्लेक्सिव के बाद इररिफ्लेक्सिव पढ़िए। एक तो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। रिफ्लेक्सिव का अपोजिट नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव का अपोजिट इररिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ रहने की बात करता है वही चीज़ यहाँ कहता है नहीं रहना चाहिए। लेकिन नॉन रिफ्लेक्सिव में देखिए नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, यानी कि जब तक आप रिफ्लेक्सिव नहीं जानेंगे, जब तक इररिफ्लेक्सिव नहीं जानेंगे, तो कैसे नॉन रिफ्लेक्सिव जान सकते हैं। इसी नाते पहले इन दोनों को लिस्ट किया गया है, तब जाके नॉन रिफ्लेक्सिव को लिस्ट किया गया है। नॉन रिफ्लेक्सिव जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव का अपोजिट है, ना ही इररिफ्लेक्सिव का अपोजिट है। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कहना, तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मतलब बात हो गई कि ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही इररिफ्लेक्सिव। यानी कि अगर मान लीजिए कि कैपिटल ए में आपके A1 से लेके A1 A2 सो ऑन AN इतने एलिमेंट हैं, तो क्या मतलब हुआ, अगर जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, जो कि A1 से शुरू होके और AN तक जाता है, तो ऐसे कुल कितने ऑर्डर पेयर हुए, n, जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो ये अगर पूरे आ गए एक साथ रिलेशन के अंदर तब तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, और पूरे अब्सेंट हो गए, पूरे नहीं हैं, तो हो जाएगा इररिफ्लेक्सिव। जबकि कहता है कि ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो इररिफ्लेक्सिव हो, यानी कि ना तो सब के सब एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, ना तो सब के सब एक साथ अब्सेंट रहेंगे। इसमें से कुछ न कुछ आना है रिलेशन के अंदर और कुछ न कुछ मतलब नहीं आना है, तो वो आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे सपोज डैट एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर A = 1 2 3 है तो 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे जिनके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, 1 1 2 2 और 3 3। तो क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई भी रिलेशन होगा जिसमें इन तीनों में से कुछ आ जाए, मतलब एक आ जाए, दो आ जाए, लेकिन तीसरा ना आए, या एक ही आए दो ना आए, तो वो हमारा रिलेशन नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर सब के सब अब्सेंट हैं तो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और सब के सब आ गए रिलेशन के अंदर तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन, या जो कैसे पता करते हैं कि नॉन रिफ्लेक्सिव। अब रही बात कि कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपका कैलकुलेट करने का, जैसे टोटल रिलेशन हमारे पास 2n² बनते हैं। और ये कैसे बनता है, जैसे अभी आपने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे होंगे, अगर हमारे सेट में A1 से लेके AN एलिमेंट हैं, तो कुल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, वो बनेगा A क्रॉस A करके, इसमें कुल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे n²। अब n² ऑर्डर्ड पेयर बने, अब आप अलग अलग तरह का रिलेशन कैसे बना सकते हैं। कोई भी इस n² ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी अपने रिलेशन के अंदर ना रखें, फिर एक एक करके रखें, फिर दो दो करके रखें, तो टोटल जो आपके हर एक मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके लिए हमारे पास दो दो चॉइस है। अगर इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारे पास दो दो चॉइस हो रहा है।
तो दो दो चॉइस ये सब इंडिपेंडेंट है, इस नाते आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 2 पे पावर n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि n स्क्वायर ही ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर की संख्या है टोटल n स्क्वायर है, और 2 इंटू 2 आप कितनी बार कर रहे हैं? n स्क्वायर टाइम्स। तो सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 2 पे पावर n स्क्वायर। तो 2 पे पावर n स्क्वायर टोटल रिलेशन बनता है। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब फ्रीडम है, आप चाहे जैसी प्रॉपर्टी वाला रिलेशन बनाइए, 2 पे पावर n स्क्वायर बनेगा। ये वाला जैसे एम्प्टी रिलेशन कैसे बनता है? जब आप सभी के लिए ये चॉइस सेलेक्ट करते हैं, नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे, मतलब किसी को नहीं रखेंगे, तब जाके एम्प्टी रिलेशन बनता है। और टोटल अगर रिलेशन हमारे 2 पे पावर n स्क्वायर हो गया। अब आप ये देखिए, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा उसकी संख्या आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा उनकी संख्या भी कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये हमें जानकारी पहले से मिली है कि नॉन रिफ्लेक्सिव जो होता है ना इधर रिफ्लेक्सिव होता है ना रिफ्लेक्सिव होता है। जो रिफ्लेक्सिव वाले ग्रुप में चला गया वो भी नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो इररिफ्लेक्सिव के ग्रुप में चला गया वो भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से अगर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, टोटल नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल जाएगा। वही कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है कि 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। एक आपका रिफ्लेक्सिव की संख्या हो गई और एक इररिफ्लेक्सिव की संख्या हो गई। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। तो ये आपका टोटल नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या निकल गई। तो ये एक ऑर्डर है, क्रम है, उस क्रम को आप फॉलो करिए तो समझने में आसानी रहेगी। रैंडम ऑर्डर में मत याद करिए। इसी तरह से इन तीनों का भी एक ऑर्डर है, इसी सीक्वेंस में पढ़िए, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की बात आप एसिमेट्रिक में देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है आपका, उसमें क्या है कि ये देखिए, पहली बात इसकी कंडीशन इफ देन टाइप का है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है तो ये कहता है कि सिमेट्रिक होने के लिए ये होना मस्ट है। अगर ये है तो इसकी तलाश करेंगे, अगर यही नहीं है तो इसकी तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान देना, इफ देन टाइप का स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इम्प्लाइज डेट जो साइन होता है, इधर अगर ए लिखा है इधर बी लिखा है तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इफ़ कैपिटल ए इज़ ट्रू देन कैपिटल बी इज़ ट्रू। यानी कि अगर इधर वाली बात हमारी सत्य है, ट्रू है, तो इधर वाली भी बात सत्य होनी ज़रूरी हो गई। तो इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी की बात हुई है। और जैसे सपोज डैट अगर ए में आपके पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब हुआ अगर हम एक रिलेशन लेते हैं और उस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं 1 2 केवल, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 2 के साथ ये ज़रूरी है इसका अपोजिट वाला 2 1 भी आए। अब रिलेशन अगर आपने लिख दिया 1 2 और 2 1 तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 2 का अपोजिट 2 1 है। या आपकी निगाह पहले 2 1 पे जाए तो 2 1 का अपोजिट 1 2 को आप खोजेंगे, जो कि मिल जाएगा आपको। तो ये इम्पॉर्टेंट, अगर मान लीजिए हम एक रिलेशन लिखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, एम्प्टी लिखते हैं, तो जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इफ़ वाले बॉडी में इफ़ कंडीशन है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, तो क्या उसके अपोजिट को हम कहाँ से खोजेंगे? कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसके इम्प्लीकेशन को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइन जो होती है ये इम्प्लाइज भी पढ़ा जाता है। जो लिखा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये है नहीं तो उसके इम्प्लीकेशन को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर अगेन आप देखिए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने थे जिनके दोनों पार्ट्स इक्वल थे n, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने थे जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं थे, n स्क्वायर माइनस n। लेकिन अब यहाँ पे सीन बदल गई, यहाँ पे सीन ये बदल गई कि ए बी का उल्टा होता है बी ए। तो ए बी और बी ए जब भी आएंगे एक साथ आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पेयर हैं जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, उन कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर पेयर उठाते हैं तो उसका अपोजिट वाला भी होगा, तो उनको
एक एक पैकेट बना लीजिए, मतलब ए बी और बी ए का एक पैकेट। तो अगर ऐसे पैकेट आप बना देते हैं तो ऐसे पैकेट की संख्या जस्ट हाफ हो जाएगी। अब क्या है, ये पैकेट जब भी आएगा सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है एक साथ आएगा। तो हर पैकेट को आप चाहे रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ए बी और बी ए जो है आपका, अगर किसी भी पैकेट को रखते हैं किसी को नहीं रखते हैं तो हर एक पैकेट के लिए दो दो चॉइस हो गई, रखना है या नहीं रखना है। तो ऐसे पैकेट की संख्या है n स्क्वायर माइनस n अपान 2। तो इनके 2 इंटू 2 आप कितनी बार करेंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब रही बात कि जिनके दोनों पार्ट इक्वल है उनका क्या केस है। अब जैसे मान लीजिए आप 1 1 लेते हैं तो 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो ये चीज़ आपको दिखेगी एक ही बार रिलेशन के अंदर, लेकिन वो काम करेगा अपना भी और अपने अपोजिट का भी। 1 1 का अपोजिट 1 1 ही है। तो अगर 1 1, चूँकि सेट में आप किसी भी चीज़ को एक ही बार लिखते हैं तो 1 1 तो लिखेंगे एक ही बार, लेकिन उसका अपोजिट ढूंढेंगे तो क्या है, वो खुद ही है। इस वजह से दोबारा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं वो सिमेट्रिक होने के शर्त को पूरा करते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 इस नाते अगर आते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन आप इसमें भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को दो, आपके पास हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं दो चॉइस हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, n है। तो 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार करेंगे, n टाइम्स करेंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 पे पावर n। तो इसके लिए मिला 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इसके लिए जिनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। और जिसके दोनों पार्ट इक्वल है उनके लिए कितना मिला, 2 पे पावर n। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है, 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n अपान 2 इंटू 2 पे पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से ये सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आपका क्या है कि उसमें शर्त दी जाती है कि अगर मान लीजिए ए कामा बी आपके रिलेशन के अंदर है और बी कामा ए है, मतलब वो भी है और उसका अपोजिट भी है, तो ए और बी आपस में इक्वल होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब साफ है कि आप 1 2 के साथ 2 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही रख सकते हैं, दोनों कतई नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। या ए बी होता तो ए बी आपस में इक्वल नहीं है, इस नाते ए बी और बी ए में से कोई एक ही रह सकता है, बिकॉज ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल। तो अब अगर मान लीजिए 1 1 की बात करें, जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही बनेगा। और सेट के अंदर आपको एक ही बार दिखेगा भी, दो बार तो दिखेगा नहीं। तो ये और रहता है एक बार है, वो चाहे आप उसको 10 बार समझिए चाहे 20 बार समझिए उससे, या 2 बार समझिए, यहाँ 2 ही बार की ज़रूरत है। तो 1 1 अपने आप में वो ट्वाइस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, इस नाते इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं वो आराम से रह सकते हैं, वो आपके प्रॉपर्टी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी आपकी स्टिल रिमेन्स रहेगी। लेकिन इनके रहने से क्या होता है, फ्लेवर चेंज होता है, वैरायटी चेंज होती है, अलग अलग तरह का सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई भी रिलेशन, एक एग्जांपल लीजिए कि क्या यह रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है। तो यस इट इज़ एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 के साथ 3 2 नहीं आया हुआ है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है, 2 3 3 1 और 1 1, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। तो यस इसका आंसर मिलेगा यस इट इज़ एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 का अपोजिट 3 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 3 1 का अपोजिट 1 3 नहीं दिखाई दे रहा है, और 1 1 हमारा रह ही सकता है क्योंकि इनके दोनों पार्ट इक्वल हैं। ये दिखता 1 1 एक ही बार है, लेकिन ये 2 बार की तरह से काम करता है कि 2 बार है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को। यहाँ पे ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट की तरह से है। तो 1 1 आपको दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है।
तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक का। एंटी सिमेट्रिक के अंदर कितने अलग अलग तरह के एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं उसका देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि आपके जो ए बी और बी ए पैकेट है, ए बी और उसका अपोजिट, इन दोनों को अभी भी एक ही साथ रखिए और उसमें किन परिस्थितियों में रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रह सकता है। अगर ए बी को आप रखते हैं और बी ए बी को नहीं रखते हैं और बी ए को रखते हैं तो आपका वो एंटी सिमेट्रिक रहेगा। ए बी को रखते हैं, बी ए को नहीं रखते हैं तो भी एंटी सिमेट्रिक रहेगा। और दोनों को ना रखें, सारा बवाल ही ख़त्म कर दें तो भी एंटी सिमेट्रिक रहेगा। क्योंकि भाई अगर ये दोनों आते हैं आपके एक साथ तभी ना दिक्कत होगी, और दोनों को रखें ही ना तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये मतलब कुल मिला जुला के कहानी है कि आप इस पैकेट में से 3 तरह से अपने चीज़ों को एंटी सिमेट्रिक के फेवर में बना सकते हैं। एक ये है कि इन दोनों में से पहले वाले को रखिए, दूसरे को मत रखिए, दूसरे वाले को रखिए, पहले वाले को ना रखिए, या दोनों की छोड़ दीजिए। तो कुल मिला जुला के ये हुआ कि एवरी पैकेट है 3 चॉइसेस, एक पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस। अच्छा देख लीजिए चौथी चॉइस इसमें दोनों को रख लेते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं कंसीडर किया गया है क्योंकि ए बी के साथ बी ए आ नहीं सकता है। तो हर पैकेट के साथ अगर 3 चॉइस है तो हमारे पास पैकेट कुल कितने थे, एन स्क्वायर माइनस एन अपान 2। सो टोटल नंबर ऑफ जो चॉइसेस हो जाएगा 3 पे पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। पहले आप दो चॉइस रखते थे कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, अभी क्या है पैकेट के अंदर हमें देखना है, पैकेट के अंदर हमारे पास 3 चॉइस है। और जो ए होता है जिनके दोनों पार्ट इक्वल होते हैं उनकी संख्या स्मॉल एन है। एंड एवरी such order pairs have 2 choices, either we will include in our relation or we will exclude in our relation from our relation। तो आप 2 into 2 n टाइम्स करेंगे तो इस तरीके से 2 पे पावर n चॉइसेस मिलेगा, और दोनों ही चीज़ें यह और यह चीज़ इंडिपेंडेंट है, इस नाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन पे। एसिमेट्रिक रिलेशन के में क्या कहानी है कि ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन के अंदर तो स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है बी ए हमारे रिलेशन के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर 1-1 हमारा है रिलेशन के अंदर तो इसका अपोजिट तो 1-1 ही होता है। तो इसको अगर आप रखते हैं मतलब ये हो गया कि इसका अपोजिट भी हमारे रिलेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, जैसे आप अभी ऊपर देखे हैं इस सिचुएशन में। तो इसका मतलब है ये प्रोहिबिटेड होता है, ये भी नहीं रह सकता है, 1-1 नहीं रख सकते क्योंकि 1-1 का अपोजिट भी खुद ही है, तो इस वजह से वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो है हम एक ये भी डिफिनीशन याद रखिए कि जो एसिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी उसके अंदर इनबिल्ट होती है, वो एंटी सिमेट्रिक भी होता है और इररिफ्लेक्सिव होता है। तो इररिफ्लेक्सिव की बात से भी समझ सकते हैं, इररिफ्लेक्सिव में 1-1 2-2 3-3 नहीं अलाउ होते हैं, तो फिर कहाँ से एसिमेट्रिक के अंदर अलाउ रहेगा, क्योंकि एसिमेट्रिक के अंदर दो खूबियाँ हैं, एंटी सिमेट्रिक की खूबी है और इररिफ्लेक्सिव की है। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ए बी के साथ बी ए तभी आएगा जब दोनों आपस में बराबर हो, ये कहता है। ये कहता है 1-1 रखिए, लेकिन ये कहता है 1-1 मत रखिए। तो दोनों में जो आम सहमति होगी, दोनों में जो कॉमन कंसेंसस बनेगा, उस हिसाब से आप बात ये देखेंगे कि चलो भाई हम 1-2 रख लेंगे, 2-1 1-2 का अपोजिट 2-1 नहीं रखेंगे, और 1-1 भी 1-1 2-2 3-3 इस तरह के ऑर्डर पेयर नहीं रखेंगे। तो एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने 1-2 ले लिया, 2-3 ले लिया, तो आप क्या देखेंगे कि क्या 1-2 का अपोजिट हमारे रिलेशन के अंदर है, तो यस इट इज़ नॉट देयर, तो इस नाते ये दिक्कत नहीं करेगा। 2-3 है, 2-3 का अपोजिट 3-2 है, नहीं है, इस नाते जो है ये पूरा रिलेशन हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने एक रिलेशन लिखा R इक्वल टू 1-2 2-3 और साथ में लिख दिया 1-1, तो ये वाला रिलेशन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसमें 1-1 आ गया, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये रिलेशन आपका एसिमेट्रिक है और ये रिलेशन जो है आपका एसिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ये रिलेशन अगर एसिमेट्रिक है
तो एंटी सिमेट्री भी होगा, क्योंकि हर एसिमेट्री के अंदर एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये रिलेशन एसिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक ऑटोमेटिकली इररिफ्लेक्सिव होता, तो ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं दिखाई दे रहा। ये रिलेशन जो आपका है, ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है लेकिन इररिफ्लेक्सिव नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ गया। हाँ, नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्सिव इसलिए हो जाएगा कि सारे ऑर्डर पेयर नहीं आए हैं जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं। 1 1 है लेकिन 2 2 और 3 3 एब्सेंट है। तो इस तरह से रिगरस एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यही बात मैंने लिखा। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के कितने काउंट होते हैं ये मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव कब होता, अगर ए बी और बी सी हमारे रिलेशन के अंदर है तो 100% ए सी भी हमारे रिलेशन के अंदर होगा। बी ये लिंक कर रहा है दोनों ऑर्डर पेयर को, और बन क्या रहा है, ए सी। तो ए सी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब जैसे एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं कि R इक्वल टू अगर मान लीजिए 1 2 है और 2 3 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आप देखेंगे नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 2 से लिंक हुआ, 1 3 हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं है। अगर आप इस रिलेशन के अंदर 1 3 रख लेते तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता। तो इस तरह से ट्रांजिटिव का भी एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं हम, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखा गया है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। R इक्वल टू 5 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, आराम से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल ये देखना है कि 1 1 2 2 3 3 ना हो। अब ये चूँकि खाली है, कुछ है ही नहीं, तो आराम से रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इम्प्लीकेशन वाले कंडीशन होते हैं, ये जो इम्प्लाइज साइन है, ये सब इफ देन बॉडी होती हैं, इफ देन की तरह से काम करता है। तो जब इफ की चीज़ है ही नहीं, मतलब कुछ इसके अंदर है ही नहीं, कुछ देखने के लिए नहीं है, तो ये जितने भी चारों हैं, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आपके सारे प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। और यही एक अकेला रिलेशन है जिसमें आपको सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक का चूंकि अपोजिट एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एक साथ दिखाई दे रहा है, बाकी किसी रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आगे चल के हमने लिखा है कि को एग्जिस्टेंस किसका पॉसिबल होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पॉसिबल है। रिफ्लेक्सिव जो एक ही रिलेशन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगे, इसी से तो बन जाता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसी से बना हुआ है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी एक साथ में हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। यही आगे चल के आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाता है, तो ये भी आगे चल के आप पढ़ेंगे। लेकिन किसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव भी एक साथ नहीं हो सकता है, इररिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता है एक साथ में, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और रही बात सिमेट्रिक एंड ये आपका एसिमेट्रिक और आपका एस, जैसे R इक्वल टू 5 की जो बात किए थे, R इक्वल टू मतलब एम्प्टी रिलेशन, यही एक अकेला रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है। अदरवाइज कोई भी रिलेशन आपको देखने नहीं मिलेगा जहाँ पे एक ही साथ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों बातें मैट हों। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे।